नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नास्तिक XYZ यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भगवान के बारे में, यानी गॉड के बारे में कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और विद प्रूफ बात करेंगे। और ये जो प्रूफ होएगा वो पूरा का पूरा रामायण के अंदर से ही होगा, मतलब रामायण खुद साबित करेगी कि भगवान नहीं होते। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ सके। इसके अंदर एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, यानी भौतिक विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, जिसको समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अगर समझ नहीं आए या फिर थोड़ा थोड़ा समझ आए तो आप देखते रहिए, वीडियो के लास्ट में आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताने से पहले मैं इस वीडियो के अंदर प्रूफ के बारे में बात करते हैं। अब प्रूफ कैसे, हम रामायण का पूरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ था, जब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर गया था, तो वहां से पर्वत उठा के लेके आए थे लंका के अंदर, तो आने और जाने में कितना टाइम लगा, वो चीज हम इस रामायण के अनुसार चेक करते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पूरा समझ आ जाएगा कि क्यों बताया था मैंने। ये प्रूफ है दोस्तों इस वीडियो का। तो प्रूफ समझ लेते हैं एक बार इसको। दोस्तों जिस समय लक्ष्मण मूर्छित हुआ था वो युद्ध कब चला था, तो वो युद्ध चला था दूसरे पहर में। अब ये पहर क्या चीज है ये एक बार समझ लेते हैं। जब सूर्यास्त होता है, सूर्य उगता है, तब के बीच में ये चार पहर के अंदर हमारी रात होती है या नाइट होती है। तो इसका जो फर्स्ट पहर कब होता है, जब सूर्यास्त होता है। जितने बजे भी सूर्य डूबता है तब फर्स्ट पहर हो जाता है हमारा, ये पहर हो गया। और सेकंड पहर माना जाता है कि 9 बजे से लेके सेकंड पहर स्टार्ट हो जाता है। और ये चार पहर होते हैं 12 हावर्स के, यानी एक पहर होता है वो कितने हावर्स का होता है, 3 हावर्स का, यानी 3 हावर्स का एक होता है। तो चार पहर कितने हो गए, 12 हावर्स के, यानी कि पूरी रात इस टाइप से डिवाइड की हुई थी उस टाइम। तो यानी कि जो तीसरा पहर होगा वो कब से स्टार्ट होगा, 12 बजे से, ठीक। और चौथा पहर होगा वो कब से स्टार्ट होगा, 3 बजे से। और ये 3 बजे से कब तक चलेगा, जब तक सूर्योदय ना हो जाए। और सूर्योदय कब होता है, 5 बजे से और 6 बजे के बीच में सूर्योदय हो जाता है। तो जो राजवैद्य था सुसैन, उसके अनुसार जो जड़ी बूटी लेके आनी थी वो कब तक लेके आनी थी, इस टाइम तक। तो उनके पास टाइम यही था, इस टाइम से पहले पहले उनको जड़ी बूटी लेके आनी थी। तो ये टाइम याद रखिए आप लास्ट तक, ये बाद में काम आने वाला है। अब चलते हैं हम वीडियो के दूसरे पार्ट पर। आपको समझ आ गए पहर कैसे निकालते हैं या फिर कैसे काम करते हैं, किस टाइप से डिवाइडेड होते हैं। तो बताया जाता है कि जो युद्ध हुआ था, जो युद्ध स्टार्ट किया था लक्ष्मण ने, तो ये 9 बजे स्टार्ट हुआ था, यानी दूसरे पहर में स्टार्ट किया था। तो दूसरे पहर का मतलब 9 बजे युद्ध स्टार्ट हो गया। और 9 बजे के बाद में, और फिर लक्ष्मण मूर्छित कब हुआ था, लक्ष्मण मूर्छित हुआ था तीसरे पहर के स्टार्टिंग में, यानी तीसरा पहर जब चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, तब लक्ष्मण मूर्छित हुआ था। ये जो बता रहा हूं ये बातें सारी की सारी कहां पर दी हुई हैं, रामायण में, आप देख लेना, रामायण के अंदर दी हुई है। मतलब दूसरे पहर में युद्ध स्टार्ट हुआ और तीसरे पहर के स्टार्टिंग में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। तो जैसे ही 12 बजे, रात के 12 बजे लक्ष्मण मूर्छित हुआ, तो ये बात राम को पता चली और उन्होंने इलाज के लिए इधर उधर सबको ढूंढा और देखा कि इसका इलाज कैसे होगा, इसको कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए किसने बताया था, तो इस इलाज का उपाय बताया था विभीषण ने। विभीषण ने बोला कि लंका के अंदर ही एक सुसैन नाम का राजवैद्य रहता है, आप उसको लेके आ जाइए, वो इनका इलाज कर देगा। तो क्या होता है, हनुमान वहां से जाता है और जाने के बाद में उस राजवैद्य के पास जाते हैं। तो उस टाइम राजवैद्य क्या करता है, हनुमान की बात नहीं मानता और आने से इनकार कर देता है। तो इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, उस राजवैद्य को घर सहित उठा के लेके आ जाते हैं। तो इस बीच यानी कि 12 बजे लक्ष्मण मूर्छित हुआ था, 12 PM पर, 12 AM पर 12 बजे लक्ष्मण मूर्छित हुआ था। ये मूर्छित, और मान के चलो मोटा मोटा कि 1 बजे तक वो सुसैन को लेके आ गए, मना मनू के कैसे भी करके वो सुसैन को लेके आ गए। 1 बजे सुसैन को लेके आ गए, क्योंकि 1 क्यों बज गया हो, 1 घंटा क्यों लग गया होगा,
क्योंकि 12 बजे मूर्छित हुए थे। उस टाइम उन्होंने अफरा तफरी मची होगी कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो 4-5 मिनट 10 मिनट वहाँ बेइज्जती हुई होंगी। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि लंका में राजवैद रहता है, वो इसका इलाज कर सकता है। तो इसलिए हनुमान वहाँ जाते हैं, उस राजवैद से बहस करते हैं, उसको प्यार से बोलते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं और आने को मना करते हैं। उन्होंने काफ़ी प्यार से समझाया, नहीं समझे तो वो उठा के पूरे घर सहित उसको उठा के लेके आ गए। तो इसलिए उसमें उनको आने जाने में और बातचीत करने में, बहस करने में कम से कम 1 घंटा व्यर्थ हो गया। तो मोटा मोटा मानो तो 1 घंटा लग गया होगा। उसके बाद जो राजवैद सुसैन थे, उन्होंने लक्ष्मण को चेक किया, वार्तालाप हुई उनके बीच में, तो उन्होंने बताया होगा पूरी चीज़ कि इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो इसमें भी उनको कम से कम आधा घंटा लगा होगा। 1:30 हो गए, किसको? लक्ष्मण को चेक किया होगा, चेकअप मान लो, आधा घंटा लग गया। 1:30 पर हनुमान वहाँ से चलते हैं। कहाँ से? लंका से। लंका से चलने के बाद उनको रोकने के लिए, हनुमान को रोकने के लिए काल नेमी नाम का एक राक्षस मिलता है। और काल नेमी नाम का जो राक्षस होता है वो अपना माया जाल बना के बैठा होता है, जिसके कारण वो उनका काफ़ी सारा टाइम व्यस्त कर देता है। और तब जाके हनुमान समझ जाते हैं उसकी चाल को कि दाल में कुछ काला है, इसलिए उससे निपट के और वहाँ से चल देते हैं या मार देते हैं उसको, जो भी हुआ था उस जगह पर। तो मोटा मोटा मान लो उस जगह पर ही उन्होंने आधा घंटा व्यस्त कर दिया, यानी कि अब बच चुके हैं 2 कालनेमी के कारण। ठीक है, कालनेमी राक्षस। फिर पहुंच जाते हैं वो पर्वत पर, द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि जो राजवैद सुसैन थे, उन्होंने बताया था कि कोई जड़ी बूटी उस तरीके से चमक रही होगी, उसको लेके आ जाना। तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि ये तो सारी सारी चमक रही हैं, ये भी चमक रही है, ये भी चमक रही है। उन्होंने सब जगह देखा कि ये तो सभी एक जैसी लग रही हैं। तो उन्होंने काफ़ी देर डिसाइड करके वो पर्वत को ही उठा के लेके आ गए। तो उनका वहाँ भी 30 मिनट कम से कम वेस्ट हो गया होगा। कहाँ पर? द्रोणागिरी पर्वत पर भी टाइम वेस्ट हो गया होगा। तब पर्वत उठा के जा रहे होते हैं, रास्ते में अयोध्या से ऊपर निकल रहे होते हैं। तब राम का छोटा भाई भरत ये चीज़ देखता है कि ऊपर क्या जा रहा है पता नहीं। उन्होंने सोचा कि ये कोई राक्षस है, इसलिए वो तीर चला देते हैं। और तीर जैसे ही चलाते हैं, वो हनुमान राम का नाम जपते हुए नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद तब पता चलता है भरत को कि ये तो मैंने कोई गलत काम कर दिया। तो दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं और उसका काफ़ी देर बाद इलाज विलाज करा करू के उसको वापस भेजते हैं जल्दी से जल्दी। तो वहाँ भी मोटा मोटा उनका आधा घंटा तो खराब हुआ होगा। तो भरत ने भी उनका मोटा मोटा आधा घंटा खराब कर दिया भरत के वजह से। अब बज गए 3। तो अब देखिए कितना टाइम बचा था 5 बजे तक। तो इसके अंदर आप देखोगे तो 2 घंटे बचे हुए थे। यानी कि ये जो टाइम था, इस टाइम के अंदर रिस्ट्रिक्शन आई थी, यानी उनको बाधा मिली थी। बाधा का मतलब उनको रुकावटें थी। इसके अंदर उनका कोई काम नहीं हुआ, ये टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हुआ था। उनके पास सिर्फ बचे हुए थे कितने? 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स। इन 2 घंटे के अंदर उन्हें आना और जाना। जो द्रोणागिरी पर्वत था उससे लंका की दूरी कितनी थी? लंका की दूरी 2500 किलोमीटर थी, एक साइड से आने की और 2500 किलोमीटर जाने की। तो यानी कि टोटल 5000 किलोमीटर इसकी दूरी निकल के आ गई। तो 1 घंटा में कितना हो गया? 1 घंटे में अगर उन्होंने दूरी चली तो कितनी चली थी? 2500 किलोमीटर। तो जो हनुमान की स्पीड थी वो 2500 किलोमीटर पर आवर्स की थी। ये ध्यान रखना आप। अब ये कॉन्सेप्ट है रामायण का, ये जो प्रूफ बताया है मैंने, ये प्रूफ याद रखना। ये प्रूफ मैं बाद में काम में लेने वाला हूँ, यही काम आने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब चलते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर। तो अब बात करते हैं भैया आइंस्टीन की इक्वेशन के बारे में। आइंस्टीन की 3 इक्वेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में, मास के बारे में और लेंथ के बारे में। ये 3 इक्वेशन हैं आइंस्टीन की। इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे।
अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप इनको देखते रहिए बस लास्ट तक, आपको वीडियो के एंड तक बिल्कुल समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और ये वीडियो थोड़ी लंबी है तो ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पूरा बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि बिल्कुल डिटेल्स में खोल के बताने वाला हूँ इन चीज़ों को, इसलिए टाइम लग सकता है वीडियो के अंदर। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ नहीं आएंगी, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर mc², जहाँ पर E क्या होता है, एनर्जी होता है, M क्या होता है, मास होता है, और C होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आप ऐसे कहो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है। मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है, ये स्पीड होती है लाइट की। जो सूर्य से किरण आती है पृथ्वी पर वो इतनी स्पीड से आती हैं, यानी उनको आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं पृथ्वी तक आने में। तो इतना दूर है सूर्य पृथ्वी से, एक सेकंड में इतना तेज चलता है, फिर भी उसको 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं। अब जो ये इक्वेशन है एनर्जी की, इस इक्वेशन के अंदर हम ये जो मास है, इस मास की वैल्यू हम 1 किलो रख लेते हैं, यानी 1 kg रख लेते हैं। E बराबर 1 × 3 × 10⁸, ये C की वैल्यू रख दी हमने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये C² है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 × 9, 9 × 10⁸ 8 × 2 = 16। एनर्जी किस में होती है, जूल में, तो ये जूल में निकल के आ जाएगी। तो कितनी एनर्जी है ये, 9 × 10⁻16 जूल। तो ये इतनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है कि जो हमारी अर्थ है, यानी कि जो पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी को ब्लास्ट कर सकती है। बिल्कुल, मतलब पूरा धरती को ख़त्म कर सकती है, इतनी एनर्जी है। अब आप बोलोगे कि हम कैसे माने कि ये इतनी एनर्जी है, हमें थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताइए। तो चलिए एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो 0.1 kg मीटर होती है। 0.1 kg का क्या हो गया, यानी 100 ग्राम। जो 100 ग्राम का कोई पत्थर ले लो, ये 100 ग्राम हो गया। कोई बॉक्स है ये वाला, ठीक है, इस बॉक्स को यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस जगह पर बॉक्स को खिसका दिया जाएगा 1 मीटर तक। कब, जब 1 जूल की एनर्जी लगेगी। तो अब 1 जूल की एनर्जी से, 1 जूल की एनर्जी से इस 100 ग्राम के बॉक्स को, ये 100 ग्राम का कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को यहाँ पर 1 मीटर तक खिसकाया जा सकता है। और 100 जूल हो जाएंगे, तो 100 जूल हो गए तो ये 10 kg के बॉक्स को, अब 10 kg का कुछ भी हो सकता है, या 10 किलो का कोई भी बॉक्स या ईंट पत्थर कुछ भी हो सकता है, या इंसान। तो अब 10 kg का हो गया तो क्या हो गया, इसको 10 किलोग्राम कर दो, ये 10 किलोग्राम हो गया। और ये 100 जूल की एनर्जी लग रही है इसके अंदर, और 1 मीटर तक ही खिसकेगा ये। तो अब ये 10 किलो का हो गया। अब देखो, अब 10 किलो का जो बॉक्स है वो खिसकाया जा रहा है यहाँ पर 100 जूल की एनर्जी से, खिसका दिया। अब सोच के देखो आप कि 9 × 10⁻16 जूल है, इस जूल से कितना आएगा। तो ये देखिए, इधर 100 है और यहाँ पर 10 है, तो 1 जीरो कम हो जाएगी, यानी 9 × 10⁻15 किलोग्राम मीटर, यानी इतनी जूल की एनर्जी लगेगी, यानी 9 × 10⁻16 की एनर्जी लगेगी। तो इतने किलो का जो बॉक्स है या फिर इतने किलो की कोई वस्तु है, उसको 1 मीटर तक खिसकाया जा सकता है इस एनर्जी के द्वारा। अगर जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का वेट कितना है या पृथ्वी का वजन कितना है, तो पृथ्वी का वजन 5.97 × 10⁻24 kg है। अब देख लो खुद ही तुम कि 9 × 10⁻15 kg वजन कितना होगा। यानी मोटा मोटा आप इसको मान के चलो कि ये 6 × 24 kg वजन है पृथ्वी का, ठीक है, इसको काटो, ये वजन है।
6 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम, इतना वजन हो गया। तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है? तो ये इसका आप परसेंटेज निकालो कि 15/24, तो ये कितना निकल के आ रहा है? ये 63% निकल के आ रहा है। 63% का क्या मतलब है? यानी कि जो पृथ्वी का जो 63% हिस्सा है, यानी कि ये समझ लो कि इतना हिस्सा ये 1 मीटर तक खिसकाया जा सकता है। ये ऐसे समझ लो, ये 1 मीटर तक खिसकाया जा सकता है। ये 1 मीटर डिस्टेंस हो गई, इतनी एनर्जी है ये। तो सोच के देखो कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये यहाँ खिसकाई जा सकती है 1 मीटर तक। तो अगर इतनी एनर्जी इसके ऊपर पड़ गई तो क्या हाल होगा पृथ्वी का? पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर आप देखो तो कोई इंसान है जिसका वजन आप अप्रॉक्स 60 मान के चलो, तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10⁻15 किलोग्राम मीटर, इतना हो जाएगा। तो ये और भी बढ़ जाएगा इसका। अब ये रूल है फर्स्ट वाला, ये है ओनली एनर्जी का, E बराबर mc²। सेकेंड इक्वेशन पर जाते हैं मास पर, कि मास कैसे वर्क करता है। अब बात करते हैं मास के बारे में, जो m माना था हमने। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर m0/√1 - v/c। v क्या है? वेलोसिटी, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का मास है। कब? जब वो चल रहा है, यानी मोशन में है। और ये m कब है? जब वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। रुका हुआ है जब है, और ये चल रहा है तब है। ठीक है, ये दोनों एमओ का मतलब इस टाइप से, ये m है और ये m0 है। तो इसके अंदर 3 कंडीशन बनती हैं, फर्स्ट A, B और C। जब वेलोसिटी 0 से अधिक हो और लाइट की स्पीड से कम हो, और जब वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो। तो हम ओनली अभी इस पे बात करेंगे B बराबर C, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन दोनों का इतना यूज नहीं आएगा आपको, अभी इसी का यूज है, तो इसी को देख लेते हैं हम, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट लाइट की स्पीड से चलने का ही है बस। तो इसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसको ये जो C वाला है, इसको लेते हैं हम B बराबर C। जब वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो, तो m बराबर m0/1 और b की वैल्यू हम क्या रखते हैं? जब वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो, तो c/c का होल स्क्वायर √। अब c/c 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 - 1 = 0। तो यानी m0/0 आ गया। तो 0 का किसी भी वैल्यू में भाग देते हैं, क्या आता है? इन्फिनिटी। तो यानी m = इन्फिनिटी, यानी अनंत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु अगर लाइट की स्पीड से चल रही है, किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से चल रही है, तो उसका मास 0 होगा, यानी कि मास इनफाइनाइट हो गया। तो अगर मास इनफाइनाइट हो गया तो एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि जो E बराबर mc² है, तो ये भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट c², तो ये भी ऑलरेडी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर एनर्जी इनफाइनाइट हो गई, यानी कि आपने देखा कि 9 × 10⁻16, ये ही एनर्जी इतनी थी कि जिससे पृथ्वी ब्लास्ट की जा सकती है। तो सोचो इनफाइनाइट एनर्जी हो जाएगी तो क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो वेलोसिटी होगी, तो इस कॉन्सेप्ट से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर कोई भी वस्तु लाइट के स्पीड से चल रही है, तो उसका मास 0 होना चाहिए। उसका कुछ मास हो और वो लाइट की स्पीड से चल रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये अभी की साइंस तक तो पॉसिबल नहीं है। अब फ्यूचर में जाके कोई कॉन्सेप्ट निकल के आ जाए तो वो बात अलग है, समझ गए? वो बात अलग है। अभी के हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है लेंथ। अब लेंथ का फॉर्मूला होता है L = L0 √1 - b/c का होल स्क्वायर। जहाँ पर L0 क्या है? जो ट्रेवल कर रही है, यानी चल रहा है, यानी जो वस्तु चल रही है उसकी लेंथ है। और ये L क्या है? जब वस्तु चल रही है तब की लंबाई है। और ये L0 क्या है? जब वस्तु रुकी हुई है,
रुकी हुई, तब एल नॉट है। तो इसके भी 3 केस बनते हैं, ए बी सी, वही टाइप से कि अगर वेलोसिटी 0 हो, अगर वेलोसिटी 0 से ज़्यादा और लाइट की स्पीड से कम हो, और वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो। तो हम ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं अभी, क्योंकि यही काम आने वाला है। ये वाला, जब वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो एल नॉट 1 माइनस और ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 0 आ गया। कहने का मतलब लेंथ कितनी आ गई, 0। और ये लेंथ कब आई है, जब कोई वस्तु चल रही है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर लाइट की स्पीड से चले, ये वेलोसिटी उसकी लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, तो उसकी लेंथ 0 होगी। तो ये लेंथ का भी कॉन्सेप्ट हो गया है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु लाइट की स्पीड से चल रही है तो उसकी लेंथ 0 हो जाएगी। तो अब ये तीनों समीकरण से क्या निकल के आता है, इनसे निकल के आता है कि अगर किसी भी वस्तु को लाइट की स्पीड से चलना है तो उसका मास 0 होगा, लेंथ 0 होगी, तब जाके वो लाइट की स्पीड से चल सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लाइट की स्पीड से अगर मास इनफाइनाइट हो गया तो नहीं चलेगा, कुछ भी लेंथ होगी उसकी तो भी नहीं चलेगा। तो सोच के देखिए, कोई इंसान है वो कैसे चल सकता है लाइट की स्पीड से। कोई इंसान लाइट की स्पीड से चल सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। क्योंकि लाइट की स्पीड से चलने के लिए वो दिखती नहीं है, वो चीज़ें उसके अंदर लेंथ नहीं होती, मास नहीं होता, उनका वजन ही नहीं होता। तो वजन कितना है, आप 1 ग्राम भी नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, शून्य है, 0 है, 0 वजन 0 लेंथ, तब जाके वो ट्रेवल करेगी। जैसे कि हमारी लाइट है, जो रोशनी होती है वो ट्रेवल करती है। क्योंकि अगर इनमें से कोई सा भी बढ़ा, अगर लेंथ भी बढ़ गई, मास बढ़ गया, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ब्लास्ट कर जाएगी। तो इसलिए कोई भी इंसान लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता, ये बात हमेशा याद रखना। चल सकता है क्या, आप सोच के देखो, नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलते हो ना कि गॉड या भगवान, देवी देवता, भूत प्रेत, कुछ भी जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसके अंदर आ गया, उसके अंदर आ गया, चला गया और वापस आ गया, मतलब पलक झपकते ही काम हो गया। बोलते हैं ना कि वो तो एक झपकी थी, उसके लिए थोड़ी सी देर के लिए आया था, या थोड़ी सी देर के लिए वो देवी आई थी, इसके अंदर भूत है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंस्टेंट टाइम के लिए आया और तुरंत चला गया? ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि वो चल सकते हैं क्योंकि वो दिखते नहीं हैं, तो आप एक बार ये चीज़ चेक करिए कि जो भगवान थे, भगवान के अंदर मैंने अभी प्रूफ दिया था ना, बोला था कि हनुमान की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 2500 किलोमीटर पर आवर्स, ये उनकी स्पीड थी। तुम सोचो, जब भगवान की ही इतनी स्पीड थी, तो क्या ये देवी देवता, भूत प्रेत, उनकी स्पीड अनलिमिटेड हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। जो चीज़ रामायण के अंदर ही चीज़ देख रखी है कि अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड थी, तो क्या किसी देवी देवता, भूत प्रेत की इतनी स्पीड हो सकती है? नहीं हो सकती, बल्कि उनकी तो 2500 किलोमीटर से भी कम होगी। तो कैसे चल सकते हैं वो बताइए? देवी देवता, भूत प्रेत, कोई कैसे चल सकते हैं इतनी स्पीड से, लाइट की स्पीड से? अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो पूरी पृथ्वी ब्लास्ट नहीं हो जाएगी? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि देवी देवता होते हैं। तो दोस्तों, कुछ नहीं होता इस अर्थ के ऊपर या इस पृथ्वी पर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ इतनी स्पीड से चल सके। ये सब थोती कहानियां हैं और कुछ नहीं है। ना कोई भगवान है और ना कोई देवी देवता है, ना कोई भूत प्रेत है। सब फर्जी कहानियां हैं, झूठी कहानियां हैं। ये पूरा पूरा बिजनेस मॉडल था उस टाइम का, पुराने ज़माने का, जो आजकल आस्था का विषय बना दिया है। और तुम लोग उसको पूछते आ रहे हो। तुम लोग क्या, हम भी सभी पूछते आ रहे थे। तो दोस्तों, जागो इस चीज़ से, क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं रखा, सब फालतू की बकवास है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यही था वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।